हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, अदर सोर्सेस की अमेंडमेंट्स आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अदर सोर्सेस के अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2024 में ऐसे क्या चेंज आए हैं। दो बहुत बड़े अमेंडमेंट आए हैं अदर सोर्सेस के अंदर, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको पता होगा डिविडेंड इनकम हम लोग पढ़ते हैं, डिविडेंड इनकम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डीम डिविडेंड, है ना। और उसके अंदर अगर आपको याद हो कि डीम डिविडेंड वही अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिविडेंड मान लिया जाता है। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें सबसेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी और ई पढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली 1/10/2024 से एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है, वो है 222F। और ये है दोस्तों बायबैक ऑफ शेयर्स पर। जब भी कभी शेयर होल्डर्स, जब भी कभी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करेगी शेयर होल्डर से, पहले क्या होता था, अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, डोमेस्टिक कंपनी अपनी इनकम, इस डिविडेंड इनकम पे जो कि शेयर होल्डर्स को मिलते थे, इस पर टैक्स कंपनी खुद देती थी। कितना टैक्स देती थी? 20% प्लस सरचार्ज 12% प्लस सेस 4%। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप पहले इस प्रकार टैक्स पे करते थे, डोमेस्टिक कंपनी पे करती थी, और शेयर होल्डर्स क्या हो जाते थे? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A। आपको याद होगा ये बात थी 1/10/2024 से पहले। अमेंडमेंट आने के बाद 1/10/2024 के बाद से अब क्या हो गया, कह रहा अगर कभी भी डोमेस्टिक कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देगी बायबैक करने पर 1/10/2024 के बाद, जब भी बायबैक होगा और डोमेस्टिक कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, तो वो शेयर होल्डर्स की डीम्ड डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, पूरा ही अमाउंट डिविडेंड मान लिया जाएगा। So any sum paid by domestic company for purchase of its own shares would be deemed as dividend under section 222F in the hands of shareholders and shall be chargeable to tax on slab rates. तो obviously शेयर होल्डर्स के लिए अगर ये डिविडेंड इनकम होगी तो शेयर होल्डर्स के लिए ये टैक्सेबल होगा एट स्लैब रेट, जैसे कि शेयर होल्डर की टैक्स लगता है। ठीक है, मतलब मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, यहां पे इंडिविजुअल मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट स्लैब रेट और एप्लीकेबल रेट। भाई शेयर होल्डर तो कोई कंपनी भी हो सकती है, हाँ या ना। तो मैंने क्यों लिख दिया स्लैब रेट? एप्लीकेबल रेट मतलब कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो मतलब वो अपनी इनकम पे जैसे उसको टैक्स पे करते वैसे ही पे करेगा, और वो भी डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी। ओके, और कंपनीज के लिए ये एग्जेंट हो जाएगा। सो नो टैक्स लायबिलिटी ऑन डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को टैक्स देना है, और वो भी डिविडेंड इनकम हो गई शेयर होल्डर्स की। ओके, मतलब अगर कंपनी मुझसे शेयर्स खरीदती है और मुझे पैसा देती है, तो जितना भी वो पैसा देगी वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस होनी चाहिए जितने का मैंने खरीदा। नहीं सर, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। वुड बी अवेलेबल अगेंस्ट सच डिविडेंड इनकम, यानी सारा का सारा मेरे लिए डिविडेंड इनकम होगी और वो मुझे टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंस, डन। और इसके ऊपर हम एग्जांपल समझते हैं। सर फिर वो जो पैसे खर्च किए थे शेयर होल्डर ने, उसका क्या होगा? जो शेयर होल्डर ने पैसे खर्च किए थे उसका तो नुकसान हो गया फिर शेयर होल्डर को। क्या वो पैसा सेल वैल्यू में से माइनस नहीं होना चाहिए? इसी प्रकार डिविडेंड इनकम में से माइनस होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा नो, माइनस नहीं करना। तो फिर क्या करना है? सर जो पैसा खर्च किया था ना आपने पहले, एक्विजिशन कॉस्ट, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। ओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मान लिया गया, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ए लिमिटेड के आपके पास शेयर्स हैं 2020 में बाय मिस्टर बी। आप हो मिस्टर बी, 2020 के खरीदे हुए हैं शेयर्स, 100 शेयर, 40 रुपए पर शेयर पे। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई? 4000 रुपीज, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इन नवंबर 2024 बाय ए लिमिटेड एट 60 पर शेयर। एक शेयर 60 रुपए प्रति शेयर पर कंपनी ने बायबैक कर लिया आपसे। तो सारे बच्चे बताएंगे 60 रुपए पर शेयर पे बायबैक करेंगे तो
कितने शेयर बायबैक कर रहा? कह रहा 20 शेयर बायबैक कर रहा, 20 शेयर बायबैक कर रहा। तो बता दो कॉस्ट ऑफ बायबैक क्या होगी भाई? आपको कितने पैसे मिलेंगे शेयर होल्डर को? 60 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 1200 रुपीज मिलेंगे, हां या ना? ये 1200 रुपए शेयर होल्डर की डीम्ड डिविडेंड हो जाएगी। ओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 1200 रुपए शेयर होल्डर की क्या हो जाएगी? डीम्ड डिविडेंड। और बच्चों जो पैसे खर्च किए थे उन शेयर्स को खरीदने में, कितने रुपए खर्च किए थे? 20 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए। 40 रुपए का शेयर था ना, 20 शेयर, यही बायबैक वाले 20 शेयर 40 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 800। वो बन जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या ये बात क्लियर है? सर फिर इसका क्या करेंगे? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन गया तो आपको पता है क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 years। खत्म कहानी। ओके, तो ठीक है, बेनिफिट गवर्नमेंट ने दे दिया, बट कहा क्या कि इसको लॉस मान लेंगे और जो वो सेल कर, जो पैसा मिला है ना बायबैक पे, वो तुम्हारी डीम्ड डिविडेंड इनकम, सीधा सीधा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स आपने दिसंबर 25 में बेच दिए, कुछ 50 शेयर आपने बेचे हैं, कुछ आपके अपने शेयर्स थे, बेच दिए 70 रुपए पर शेयर में, तो कितने रुपए की सेल कंसिडरेशन हो गई? 3500। अब आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 50 इंटू 70, 3500 रुपए हो गई ना। अब आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था। अच्छा, वही शेयर खरीदे कितने के थे? 50 रुपए, नहीं सॉरी, 50 शेयर खरीदे कितने के थे? 40 रुपए के हिसाब से। ये रे तो 50 इंटू 40 2000, बोलो ये हो गया 2000 और ये हो गया 3500। तो सारे बच्चे बताओ क्या मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1500? हाँ। अब मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था ना पहले, वो मैं इसको किसके साथ क्या कर दूंगा? सेट ऑफ। कुल मिला के मेरे पास 700 रुपए का गेन रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पॉइंट ये है, जितना पैसा खर्च किया था एक्विजिशन पे वो बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और जो पैसा बायबैक पे शेयर होल्डर को दिया गया वो बन गई डिविडेंड अंडर द हेड अदर सोर्सेस, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी अमेंडमेंट, डिस्काउंट अलाउड ऑन फैमिली पेंशन। दोस्तों 1/4/14 के बाद से एक अमेंडमेंट आ गई है। फैमिली पेंशन पे अगर आपके पास ओल्ड रजीम है, क्या है आपके पास? ओल्ड रजीम, तो 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस। सर ये तो पहले भी होता था। हाँ, आज भी होता है। अगर आपके पास ओल्ड रजीम है तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 15,000। पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है फैमिली पेंशन में। बट अगर आपके पास डिफॉल्ट रजीम है यानी नया रजीम है, तो इस 15,000 की जगह लिमिट कितनी कर दी गई है बच्चों? 25,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 25,000 विच एवर इज लेस, ये है अलग बात। तो नए रजीम में 25,000 रुपए तक की लिमिट दे दी गई है और ओल्ड रजीम में 15,000 तक की लिमिट थी। पहले भी यही थी, आज भी यही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट दोस्तों, ये थे हमारे अदर सोर्सेस के 2 अमेंडमेंट। ये पीडीएफ आपको चाहिए हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे सब पीडीएफ मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अमेंडमेंट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।